अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी में असंतोष और आपसी कलह एक नए लेवल पर पहुंच गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार कुछ निर्णायक लड़ाई की तरफ ये पार्टी बढ़ चुकी है। ताज्जुब की बात यह है कि ये पार्टी विपक्ष से नहीं, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ रही है। और क्या कारण है कि इस पर लखनऊ या दिल्ली कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है और बात अगले स्तर तक चली गई है। क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में और जो कुछ भी चल रहा है इसका अंजाम क्या होगा, आज चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, जैसा कि अब पिछले कई दिनों से इस तरह की मीडिया के बीच सुर्खियां हैं, खबरें भी हैं और आज इन सुर्खियों और आपसी कलह और मतभेदों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सब दिल्ली पहुंच गए हैं। कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, लेकिन ये बैठक नीति आयोग और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है। लिहाजा इस बैठक से कोई बहुत कुछ निकलने वाला है वैसा नहीं है, लेकिन इसके बाद होने वाली बैठकें ये महत्वपूर्ण है। अब ये पूरी लीडरशिप संडे तक वापस आएगी, लेकिन संडे तक दिल्ली का माहौल गर्म है। क्या कारण है कि बीजेपी के बीच जो बड़ी अनुशासित पार्टी विद अ डिफरेंस कही जाती थी, इस तरह का आपसी कलह कलेश एक चुनाव की हार के बाद ही दिखने लगा। सोचिए कि विपक्ष लगातार हार के बावजूद खड़ा हुआ है और बीजेपी एक हार के बाद आपसी असंतोष और कलह का शिकार हो गई। एक दो चुनाव शायद अगर ये हारें तो इनके आप पता नहीं किस तरह का सिर फुटौल शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई पार्टी विद अ डिफरेंस कुछ नहीं है, एंड ऑफ द डे कुर्सी ही मैटर करती है। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले से कैबिनेट की बैठकों का, दूसरे सरकारी कार्यक्रमों का जहां मुख्यमंत्री रहते थे उनका वो एक तरीके से बहिष्कार कर रखे थे, नहीं जा रहे थे। और आज दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने भी वही किया। आज लखनऊ में 2 कार्यक्रम लगे थे, उनकी खुद की विधानसभा क्षेत्र कैंटोनमेंट में और मुख्यमंत्री का एक और प्रोग्राम था, दोनों में वो नहीं गए। और तीसरा, लखनऊ मंडल के सभी विधायकों को संवाद के लिए मुख्यमंत्री ने बुलाया था, ब्रजेश पाठक उसमें भी नहीं गए, वो जयपुर चले गए। इसका मतलब यह है बहनों भाइयों कि ये जो मतभेद है यह मनभेद में बदल गया है। अब ये सरकारी काम के बजाय एक दूसरे के लिए प्रतिष्ठा और चुनौती का विषय बन गया है। ये जो घमासान है, फिलहाल बीजेपी के पास इसका कोई समाधान नहीं है। अगर समाधान होता तो पिछले 10 दिनों के पहले जो कुछ भी दिल्ली में हुआ था, यह उम्मीद थी कि ये लोग आपस में कुछ मामला सुलझाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में कहा, मैं उसको फिर बढ़ा रहा हूं कि बीजेपी इन दिनों उत्तर प्रदेश में अपोजिशन से नहीं लड़ रही है, बीजेपी से ही लड़ रही है। इतिहास खुद को दोहराता है। आप देखें 2015 में समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा था, 2014 का लोकसभा चुनाव जब उन्होंने हारे, उसके बाद उनके पारिवारिक लड़ाई, पार्टी के भीतर के झगड़े, कुर्सी की लड़ाई शुरू हुई और परिणति क्या हुई 17 में सबने देखा। वही कुर्सी की लड़ाई, उसी 5 कालिदास मार्ग की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। चेहरे बदल गए हैं, पार्टी बदल गई है, झगड़ा उसी तरह का है। और बहुत से लोगों को लगता है कि ये हो सकता है कि कोई बहुत नेक्स्ट लेवल तक न जाए, लेकिन बहनों भाइयों ये नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है। ये मतभेद मनभेद में बदला है और ये मनभेद अब कोई ना कोई बलिदान चाहता है। ये सामान्य परिस्थितियों में खत्म होने वाले राजनीतिक झगड़े नहीं है। कुर्सी की लड़ाई जब हुई है तब वो अंजाम तक पहुंची है। इसलिए जिन्हें लगता है कि सुलटा लिया जाएगा, राजनीति में हिसाब किताब मौके पर सुलटाए जाते हैं, बाद में नहीं। और फाइनल उसका चैप्टर क्लोज होता है चुनाव में, वो है 27 में। ऐसी परिस्थितियों में, इस माहौल के बीच अगले 2.5-3 साल ताकतवर विपक्ष के सामने आपस में लड़ती हुई बीजेपी कैसे खड़ी होगी, ये बीजेपी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की चिंता है। जो सत्ता में है उनकी चिंता नहीं, उनकी लड़ाई कुछ और ही है। दिल्ली क्या चाहता है, $1 मिलियन सवाल यही है।
और इसका जवाब किसी के पास नहीं। अब मैं एक प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, अगर दिल्ली चाहता सेटल करना इशूज को, मतभेद को, मनभेद को, आपसी कलह और असंतोष को, क्या कर नहीं सकता था? मैंने कल भी ये बात कही थी कि इसके लिए किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, एक टेलीफोन पर्याप्त है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश की तरफ लीडरशिप देख ही नहीं रही। जो हो रहा है होने दो। 10 से ज़्यादा मौजूदा पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जबरदस्त सरकार के खिलाफ चिट्ठियां लिख रहे हैं। हालांकि कुछ बयान ले रहे हैं, कुछ वापस ले रहे हैं। जैसे फतेह बहादुर ने कहा कि उनकी तो हत्या होने वाली है, 1 करोड़ की सुपारी दी गई है, लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं जांच हो रही। आज उनका बयान बदल गया है। इसी तरह रमेश चंद्र मिश्रा ने पहले बयान दिया कि 27 में तो नहीं आ रहे हैं, फिर कहा नहीं 27 में आ रहे हैं, और अभी कल ही मुझे कोई बता रहा था कि अब वो फिर कह रहे हैं कि 27 में नहीं आ रहे हैं। ये जो कुछ भी बीजेपी के भीतर चल रहा है, ये मूल कैडर जो कार्यकर्ता काम करता है उसके मनोबल को तोड़ता है। और विपक्ष जिसने 24 में बहुत धमाकेदार उपस्थिति उत्तर प्रदेश में दर्ज की है, उसकी ताकत को मजबूत करता है। क्योंकि यूपी का विपक्ष कोई गुजरात या मध्य प्रदेश जैसा कमज़ोर नहीं है। यहाँ का विपक्ष बहुत ताकतवर है, मजबूत है, जनाधार वाला है। ऐसे में बीजेपी पहले आपसी कलह से निपटेगी, तब वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी से लड़ने जाएगी, जो अभी 43 सीट ले लिए हैं इनसे। क्या 27 तक इसी तरह के लड़ाई झगड़े चलेंगे, या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन बीजेपी यूपी में करेगी? अब दिल्ली की दिलचस्पी लखनऊ में कम क्यों हो गई है? पहले तो बहुत थी, लेकिन अब कम हो गई है, कारण जो भी हो इसके। लेकिन कुछ तो चल रहा है दिल्ली और लखनऊ के भीतर, जो अभी सतह पर सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन लखनऊ की लड़ाई सार्वजनिक हो चुकी है। पाले खींच चुके हैं लखनऊ में, और वो पाले दिख रहे हैं कौन किधर खड़ा है। और सब कोई से लड़ रहा है इस समय। नेता अधिकारी से लड़ रहा है, अधिकारी नेता से लड़ रहा है, मंत्री के अफसरों से लड़ रहे हैं, अपने एचओडी से लड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम का सीएम से झगड़ा चल रहा है, सीएम का दोनों डिप्टी सीएम चल रहा है, मिनिस्टर्स का चल रहा है। कहने का तात्पर्य सब कोई सबसे लड़ रहा है। तो कुछ तो ऐसा है जो बीजेपी को बहुत असहज कर रहा है, अशांत कर रहा है, और ये अंजाम तक पहुंचने वाली लड़ाई है। बहनों भाइयों, इतिहास यही कहता है। उत्तर प्रदेश का अगर इतिहास आप पढ़कर देखेंगे तो 5 कालिदास मार्ग से शुरू हुई लड़ाई अंजाम तक पहुंची है, कभी अंजाम से पीछे नहीं हटी। उसके लिए कुर्बानी चाहे कितनी बड़ी भी हो जाए, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है। अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं, और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो पहले ही कहा था कि योगी आदित्यनाथ को मोदी जी हटाना चाहते हैं, और ये सारा कुछ ये मत समझिए कि कोई केशव प्रसाद मौर्य जी का और वहां स्थानीय कमेटियों का कोई खेल है। ये खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। पार्टी के सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हैं, मनीष अग्रवाल जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और अजय वीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल प्रवक्ता हैं, और सुशील दुबे जाने माने पत्रकार हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। संजय सिंह जी, ये क्या चल रहा है आपकी पार्टी के भीतर? ब्रजेश जी, वैसे नमस्कार आपको। आपने जो बोला है, हमें तो लग रहा कि टीवी चैनल पर ना बैठ के हम किसी पॉलिटिकल पार्टी और विशेषकर किसी अपोजिशन पार्टी मतलब मैं भाषण दे रहा था, आप नेता को सुन रहे हैं। अब पता नहीं आप कहाँ से, या और भी जो मीडिया में स्पेकुलेशन चल रहा है, ये बातें कहाँ से आ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहाँ से, या तो आप सब
अपोजिशन लीडर अपोजिशन के इशारे पे कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ब्रजेश जी। आप जो कह रहे हैं कि केंद्र, देखिए यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय राजनाथ जी हैं, सभी बड़े नेता हैं और यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। रही बात जो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो वाईफाई, अखिलेश यादव जी खुद किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताओ क्या आपकी पार्टी में वाकई में कोई झंझट, नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, सब ठीक है? देखिए एक बात सुनिए, माननीय योगी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनका एक बहुत बड़ा आभा मंडल है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से यूपी में उन्होंने शांति स्थापित की है, यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था माफिया राज और गुंडागर्दी, वसूली, उसको जनता अच्छा, को दो विधायकों के राहत दी है। स्टेटमेंट आपको बताता हूँ, दोनों गोरखपुर के हैं। वो एक है, हमें सब मालूम है, उन्हें विधायकों अच्छा, के मालूम है, स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। किसी के इशारे पे भाषण नहीं खुद मालूम है। नहीं, सुनिए, पर एक अच्छी खबर है, एक पलट गए उसमें। हाँ ठीक है, वो आपने सब नरेट कर दिया, शुरू में सब बता दिया, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। योगी जी बहुत बड़े नेता हैं और यही नहीं, विदेशों तक में योगी जी की डिमांड है कि भाई योगी जी जैसा हमें अगर लीडर मिल जाए तो हम अपने देश को ठीक कर लें। तो योगी तो जी क्यों नीचा दिखाया जा रहा है उनको? नहीं, कोई नीचा नहीं दिखा रहा जा रहा है। योगी जी के बार बार हम कह रहे हैं बहुत बड़े नेता हैं। तो ये बात हमें बताने के बजाय पार्टी में क्यों नहीं समझाई जा रही? नहीं, पार्टी जानती है, हम इस चैनल के माध्यम से जो हमें सुन रहे हैं और ये एक जो डिबेट का टॉपिक रखा गया उनको हम बता रहे हैं कि योगी जी बहुत बड़े नेता। अच्छा, एक फोन आ जाए अगर दिल्ली से तो ये जितना भी असंतोष है ये खत्म हो जाएगा? नहीं, कहाँ क्यों नहीं आ असंतोष रहा है ब्रजेश भाई साहब, कहाँ असंतोष है? मैं क्या अब कौन सा असंतोष है, मैं समझ अच्छा, नहीं। मुझे बताओ कि ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आते मीटिंग्स में? नहीं, क्यों नहीं आते? आप बिल्कुल आएंगे, आते हैं। और क्योंकि देखिए एक बात, अभी जैसे 30 मंत्रियों का समूह बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दोनों डिप्टी सीएम नहीं है? नहीं, अब क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम वो सीएम के बराबर के नेता हैं, तो बराबर के नेता हैं दोनों डिप्टी सीएम। हाँ, अभी तो आप कह रहे थे कि वो, नहीं, आप सुन लीजिए, आप कह रहे हो बराबर के। नहीं, भाई डिप्टी सीएम है, इशारे पे ये बयान दे रहे हो आप? नहीं, किसी के इशारे पे नहीं दे रहे हैं, अभी मुझसे कह रहे हैं। नहीं, बराबर, देखिए वो मुख्यमंत्री जी के बराबर, उस पे बराबर के ही हैं, तो वो बराबर में बैठते हैं, वो उनको भेजेंगे, वहां थोड़ी जाएंगे। अगले आदमी ने अपने बयान बदल लिया। नहीं, हमने बयान नहीं बदला है, बिल्कुल नहीं। आपने कहा, अभी तो कह रहे थे विदेशों तक से मांग है। हाँ, मैंने योगी जी, एज ए योगी जी की हम बात कर रहे हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर आल्सो, एज ए चीफ मिनिस्टर योगी जी का के बराबर कद्दावर नेता कोई अच्छा, तो नहीं मुझे मिलेगा। बताओ कि ब्रजेश पाठक आज तीनों कार्यक्रमों में नहीं, उनका कहीं कार्यक्रम होगा तभी नहीं आए हैं। अरे चीफ मिनिस्टर का कार्यक्रम से बड़ा कोई कार्यक्रम है? नहीं, कार्यक्रम लगा होगा, उनके लगे हैं कार्यक्रम, इसलिए नहीं आए। और ये जो विधायक लोग चिट्ठी लिख रहा है वो क्या है? कोई चिट्ठी नहीं लिख रहा ब्रजेश जी भाई साहब, कोई नहीं लिख रहा है। जहां कहीं कुछ थोड़ा मन में आता है, कहीं कोई किन्हीं कारणों से रहा होगा। अच्छा, आप लोग तो सीनियर लोग हो, पूरा जीवन दे दियो, पूरी जवानी दे दी आपने। वैसे अभी भी जवान है आप, ऐसी कोई बात नहीं, जवान नहीं है, ठीक नहीं है। 60 साल उम्र हो गई है जी। पर आपको दुख नहीं होता कि इतनी मुश्किल से तो सत्ता आई लड़ भिड़ के, और ये लोग झगड़े में गंवाई दे रहे हैं? नहीं, किस बात का, फिर वही वाली बात है, ये नैरेटिव आप क्यों बिल्डअप कर रहे हैं? अरे तो देखिए हमारी लड़ाई कर रहे हैं, वरना हम क्यों करते? सुनिए, ये लड़ाई हमारी जो है, अब आप कह रहे हैं हमारी लड़ाई अपोजिशन से, उसके झूठ के नैरेटिव से है। और उत्तर प्रदेश में आप अपोजिशन से कहां लड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम उसी से लड़ रहे हैं। आप मीडिया उस नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जो एक काम करो जी, अभी तीनों लोग खड़े हो जाएं, गले मिले, हाथ मिलाएं, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो है ही, आप अभी ये सब डिबेट की हवा निकल नहीं, कुछ नहीं है, हवा निकल जाएगी। सब पर अभी आज केशव जी का देखा ना ट्वीट, हाँ। अखिलेश यादव के खिलाफ किस तरह से बोला है, उसके बाद तो सारी बात ही खत्म हो जानी चाहिए। अब क्या रह गया? वो तो कह रहे हैं, उन्होंने उनको आईना दिखा दिया अखिलेश यादव जी के, भाई आप अपना घर दिखाइए। अब वास्तव में अखिलेश यादव जी मोहरा किसके हैं? राहुल गांधी के हैं। अब उसके आगे कड़वी और बात कहने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी इस समय मुस्लिम वोट बैंक के जो थोक सौदागर हैं, जो उत्तर प्रदेश के देवबंद जैसे नेता हैं, उनके मोहरे हैं। उन्होंने मजबूर किया हुआ है उनको। ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ये मुस्लिम वोट के जो थोक के सौदागर हैं, उनके मोहरे हैं अखिलेश यादव जी, उन्हीं के इशारे पे ये राजनीति चल रही है। अच्छा, वो फतेह बहादुर ने जो चिट्ठी लिखी थी, अब क्या हत्या नहीं होगी? नहीं, उस सब पे हम कुछ नहीं बोलेंगे जी, नहीं, बस। ओके, दीपक रंजन, क्या ये मुसलमानों के इशारे पे कर रहे हो ये सब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विजय जी, कोई भी डिबेट बिना हिंदू मुस्लिम किए इनकी कोई भी डिबेट संपन्न नहीं हो सकती। आज इनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं।
ये अपने अंदरूनी उसे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा ना, आपसे कहा कि आखिर ये बात चल करके कहाँ से आ रही है। अरे बात जो है भाजपा के अंतर कलह से, भाजपा के अंदर से चल करके आ रही है, कहीं बाहर से चल करके नहीं आ रही है। और जिससे प्रदेश न संभल रहा हो उनको विदेश का सबसे ताकतवर आप मुख्यमंत्री बता रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वैसे डिप्टी सीएम होते हैं। टीम 30 आप बनाते हो, आने वाले हम तो समझते हैं विजय जी कि जो आगे आने वाला बाई इलेक्शन है मुख्यमंत्री जी को कमजोर करने के लिए इनके जो अलायंस पार्टनर हैं, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो आपकी निषाद पार्टी हो, चाहे आपकी अनुप्रिया पटेल आपकी जी सिंपैथी किसके साथ है? मेरी किस हमारी तो जनता के साथ है हमारी सिंपैथी। जनता के साथ जो आज की तारीख में व्यवहार हो रहा है सरकार का, अल्टीमेटली सफर तो जनता कर रही। ये आपस में लड़ रहे हैं, इनके आपस में, इससे देखिए कोई नहीं डिनाई कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोल्ड वार चल रहा है। और उनके कोल्ड वार को सफर कौन कर रहा है? पीडीए सफर कर रही है। और हम पूरी तरीके से पीडीए के साथ हैं, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य महान जनता के हम साथ हैं। इन्होंने जिस तरीके से, भाई आज तक क्यों नहीं 4 जून से पहले कभी इस चीज की मुखरता कभी दिखी? या इनकी अनुशासन समिति इनकी क्या कर लड़ाई रही? से क्या जनता का नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप बता दीजिए अधिकारी एकदम मस्त है कि नहीं है? अधिकारी अपने मौज मस्ती में, अधिकारी समझ नहीं पा रहा है कि दिल्ली वालों की सुने कि यूपी वालों की सुने कि डिप्टी, इन्होंने कहा ना दोनों तीनों एक बराबर हैं, सीएम डिप्टी, दोनों डिप्टी सीएम एक बराबर हैं। तो अब वो समझ नहीं पा रहा अधिकारी। अरे बराबर है। सुनो एक इंटरेस्टिंग बात, एक डिप्टी सीएम साहब जो है फूल मंडी वालों को गिरेगा नहीं, 2 घंटा बाद क्या हुआ? जी जी बताओ। हैं? क्या हुआ 2 घंटे बाद? जो होना था हो गया। आगे बुलडोजर चल गया। अब हाँ, कंप्लीट कर बुलडोजर। अब संजय सिंह जी ने कहा कि तीनों एक ये समान आदेश है। पहले के थे, देखिए। एक बात मैं संजय भाई साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या दोनों डिप्टी सीएम मिल करके सीएम के बराबर हैं? आप मेरे इस बात का खाली जवाब दीजिए। आप पहला राउंड है सर, पहला राउंड है। नहीं, आप मेरे से बात करें। आपने अच्छा एक सवाल और देता जी। हूं। 24 घंटे में एक थोड़ा अजब घटनाक्रम हुआ, मीडिया का ध्यान गया नहीं, अब भाई को फिर तकलीफ होगी। लखनऊ में पल्लवी पटेल से मुख्यमंत्री मिलते हैं और आज दोपहर में दूसरी पटेल सिस्टर जो बड़ी वाली हैं उनसे प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं। देखिए मैं बोल तो रहा हूँ सब चीजें जग जाहिर है। पल्लवी चूंकि केशव मौर्य को हरा के आई हैं। सिराथू, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिराथू में चूंकि पल्लवी और पटेल परिवार जी के साथ मिली ने मुख्यमंत्री जी। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे पल्लवी पटेल जी ने हराया था। अब जाहिर सी बात है विधायक कि तो आपकी हैं। हाँ, विधायक हमारी है, मिल रही आपके है। विधायक आजकल तो पार्टी घूम रहे हैं। देखिए मिलने गई होंगी, मुख्यमंत्री से मिले। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ना कि पीडीए के नाते हम अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आधी आबादी है, क्या कर रहे हैं आधी मुख्यमंत्री निवास आबादी पे, है। ये अपनी बताओ। पार्टी आप संभाल नहीं पा रहे हैं। एक सेकंड सर रुको। आपके विधायक मुख्यमंत्री निवास पे, ये आपके लिए है या केशव मौर्य को ठीक करने के लिए है? अब देखिए वो तो एक पासा मुख्यमंत्री जी ने फेंका है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को तो बुला नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है उनको कुछ काम का लालच दे करके तुम्हारे क्षेत्र में ये काम। हम तो चाहते हैं कि जनता का हल निकले, जनता की बहुत समस्याओं का धन्यवाद। हल मैं निकले। उमाशंकर और पांडे मिलने में जी, मुख्यमंत्री थैंक से यू। कोई बुराई नहीं है। मैं उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। उमाशंकर जी शुक्रिया आपका। ये इनके यहाँ जो झगड़ा चल रहा है उस पर आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? किस बात का असंतोष और कलह है? क्या चुनाव में हारने की या फिर कोई और कारण है? नहीं, चुनाव में जनता ने इनको बुरी तरह परास्त किया, वो हार की हताशा तो है ही। लेकिन ये असली लड़ाई 2 चीज़ों की है। एक तो 2025 की लड़ाई है, जब मोदी जी बाकायदे संन्यास लेंगे। अगर वो सच बोलते हैं तो उन्होंने कहा 75 साल की उम्र में सबको राजनीति से हट जाना चाहिए। वो उनके ऊपर तो नियम नहीं है, वो क्लैरिटी आ गई। तो वो और ऐसा कोई नहीं, नियम अगर नहीं है। उनको करना चाहिए ना। कलराज मिश्रा को तो हटा दिया था इन्होंने 75 साल के बाद, ले लो तो अपने ऊपर वो क्यों नहीं लागू करेंगे? अपने यहाँ ले लो। तो ये लड़ाई 2025 की भी है। और उससे ज्यादा लड़ाई ब्रजेश जी, ये जो लूट चल रही है ना, लूट, आपने अभी बलिया वाला देखा ना, करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। तो पुलिस वाला डाकू है। नहीं तो वो बगैर सरकार के, बगैर गृह मंत्री के। क्या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, सॉरी एडीजी अभी गए, पहले नहीं जा सकते थे क्या? जी अगर एक्शन कराएं, अरे सरकार पहला राउंड में नियम है सर। ये क्या एक ही दिन नोट में कर शुरू लो। हुआ? एक ही दिन में शुरू हुआ। ये दूसरा रेजीम है। पहले भी चल रहा था ब्रजेश जी। बंदर बांट में कुछ लड़ाई हो गई, माल में डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हुई, छापे पड़ गए, कर दिया खुलासा, ये वाहवाही कर रहे हैं। ये जो माल का लूट है, हाँ। ये भी एक लड़ाई का। आपको याद है केशव प्रसाद मौर्य जी ने पहले रिजीम में मुख्यमंत्री के तमाम विभागों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कि नहीं लगाए थे? आवास विकास पर उन्होंने लेटर लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो ये लड़ाई बंदर बांट की है। उस समय मामला सेट गया था, अब मामला फिर बिगड़ गया है।
और 25 वाला देखिए, एक तरफ तो मोदी जी चाहते हैं कि जो उनके हर उसके सारे राजदार हैं अमित शाह जी, वो प्रधानमंत्री बन जाए, और योगी जी को मोहन भागवत जी आते हैं, आप समझिए चुनाव के ठीक बाद। मुझे ना समझाइए अपनी बात। नहीं, मोहन भागवत जी आते हैं, योगी जी से मिलते हैं, इंद्रेश कुमार जी का बयान आता है, नितिन गडकरी जी का बयान आता है, और एक जो बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने, जिस दशक की आप बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई 5 कालिदास वाली शांत नहीं होती, यही राजनाथ सिंह जी थे, आप इनको भूल रहे हैं। राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा और लालजी टंडन जी तो अब रहे नहीं, इन लोगों ने मिलके कल्याण सिंह को निपटा दिया था इसी उत्तर प्रदेश में। लड़ाई वही चल रही है। किधर से खेल रहे हो आज? नहीं, हम बिल्कुल सही खेले। संजय सिंह जी को मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था। संजय सिंह जी जब बोल रहे थे अभी, आप वाले नहीं, ये वाले, मैं काफी देर से सोचता रहा ये किस गुट के हैं, इधर है उधर है उधर है, पलटी मारते रहे, किसी तरफ के नहीं है। अरे भाजपा के साथ किसी तरफ के नहीं हो, और एक सेकंड रुक जाओ। व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो रहा है। आप इन्होंने बराबर कर दिया था। क्या आप राहुल गांधी आपको एक सेकंड नोट कर लो सर। थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे थे जब योगी जी को अंतरराष्ट्रीय नेता बना रहे थे, तो मुझे लगा योगी जी की तरफ जाएंगे, लेकिन तब तक फिर पलटी मार दिए। अब आपके सामने चुनौती है, आप पता करिए ये किस वाले गुट के हैं, इधर वाले या उधर वाले। मैं मनीष अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं। बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, स्वागत आपका। क्या सिस्टमैटिकली चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को किन्हीं वजहों से कमजोर करने की कोशिश हो रही? देखिए ब्रजेश जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कहीं से भी कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी अपना विधायक का चुनाव हार आते, फिर भी एक पार्टी उन्हें उप मुख्यमंत्री जैसा पद देती है। ये पार्टी की महानता नहीं मानी जानी चाहिए क्या? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे पीडीए के लिए, पीडीए का कैंडिडेट अगर हार के भी आता है, पीडीए का कैंडिडेट अगर हार के भी आता है तो भी पीडीए के कैंडिडेट को भाजपा उप मुख्यमंत्री जैसा पद देकर सुशोभित करती है। हाँ, ये हमें लगता है कि जो इंटरनल खबरें आ रही हैं या जिस तरीके की घटनाओं की सूचना आ रही है, शीर्ष नेतृत्व को उससे जल्दी एक्शन लेके उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन कार्यकर्ता का मनोबल। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ पाए? ऐसे आप एनालिसिस करते होगे, ये जो कुछ भी आपसी कलह मची हुई है, ये तो पब्लिक डोमेन में, इसमें कोई अनुसंधान का कोई विषय है नहीं, इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, इसका इम्पैक्ट अगर मेरी एनालिसिस से आप मानेंगे तो मुझे लगता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और पावरफुल नेता इन सब समीकरणों के बाद बन के उभर के आएंगे, और 27 तक कोई भी यूपी में बदलाव की किसी भी तरीके की संभावना नहीं है। क्योंकि अगर आप भाजपा के बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे तो ये पॉलिसी शुरू से चलती आ रही है। जब अटल जी और अडवाणी जी थे तो एक नेता सेकुलर हुआ करता था, एक हिंदुत्व की छवि लेके चलता था। उसके बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए और 14 से ये वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो भाजपा इस तलाश में थी कि एक हिंदुत्व वाले चेहरे की उन्हें जरूरत थी, क्योंकि ये उनके एजेंडा का पार्ट रहता है। और 17 में जब यूपी में प्रचंड बहुमत आया तो उन्हें अपने इस एजेंडा पर आप देख रहे होगे कि 4 जून पहले तो था, पहले भी था, लेकिन इतना विजिबल नहीं था मतभेद जी। लेकिन 4 जून के परिणामों के बाद आप देख रहे होंगे कि वो विजिबल हो गया है जी। और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है और दिख भी रहा है कि बीजेपी अपोजिशन से 4 जून के बाद नहीं लड़ रही, आपसी कलह को ही नहीं सेटल कर पा रही है। और मैं देख रहा हूं कि इसमें आलाकमान की भी कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, हमारा परिप्रेक्ष्य इसमें ये समझता है, आपकी अपनी एनालिसिस होगी कि भाजपा जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को इन सारे डिफरेंसेस के बाद और मजबूत करके लाएगी, और जब आपको इसका रिजल्ट दिखेगा तो यूपी की जनता को ये क्लियर हो जाएगा कि 27 तक प्रदेश कैसे चलेगा। ये विवाद कुर्बानी मांगता है या फिर नॉर्मली सेटल हो जाएगा? नॉर्मली सेटल हो जाएगा, इसमें कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं जरूरत होगी। ओके, अजय वीर सिंह जी को लाया जाए, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। अजय जी, स्वागत आपका। ये जो बीजेपी के भीतर तमाशा चल रहा है, इसका आखिर सेटलमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ये 4 जून से आज कितनी तारीख हो गई? आज 26 है, 26 जुलाई हो गई सर, मतलब तकरीबन दो महीने होने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। ये क्या चल रहा है बीजेपी के भीतर? आपसे इसलिए पूछना क्योंकि आप भी उनके पार्टनर हैं। ब्रजेश जी, देखिए, जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में हर पार्टी अपने नतीजों का समीक्षा करती है, अपने संगठन की समीक्षा करती है। और मुझे लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पिछले 3 दिनों में अपने हर मंडल के विधायकों से मिले हैं, सांसदों से मिले हैं, पूर्व विधायकों से मिले हैं और संगठन के लोगों से मिले हैं, तो वो निश्चित रूप से एक फीडबैक ये ले रहे हैं कि चुनाव में कहाँ कहाँ किस तरह की हमारी कमियां रही
जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का हम रिजल्ट चाहते थे, जो हमारी अपेक्षा थी, उस तरह का रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो चुनाव के बाद ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है संगठन की समीक्षा करना, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस समीक्षा को कर रही है। लेकिन जैसे जैसे मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि आपस में बड़े नेताओं का अगर सामंजस्य नहीं बैठता है तो निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान होता है, कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। उत्तर प्रदेश में 10 बाई इलेक्शन होने हैं और एनडीए के घटक दल अपनी ये रणनीति बना रहे हैं कि कैसे हम इन पर कहीं से मुझे चुनाव की तैयारी या लड़ते हुए चुनाव या फिर जो नतीजे आए थे उसके सबक लेते हुए नहीं दिख रहे। नेताओं में सामंजस्य नहीं बैठेगा तो ये नुकसान की बात है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, बड़े नेता इस पर बैठ के चिंतन करेंगे और इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। आप ये मानते हैं कि इस वक्त बीजेपी अपोजिशन से नहीं, खुद के आंतरिक मतभेद, मनभेद, अंतरकलह, असंतोष से मुखातिब है और मुकाबिल है, और इसका ग्राउंड पर नुकसान हो रहा है? और आप लोग चूंकि पार्टनर हैं तो आपको भी उतना कोलेटरल डैमेज तो होगा ही आपको भी। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, देखिए, जब बड़े नेताओं को में सामंजस्य नहीं बैठता है तो पार्टी को, कोई भी संगठन हो, उसको उसका नुकसान होता है। और कार्यकर्ता, जैसे मैंने पहले भी कहा, कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 बाई इलेक्शन अभी कैसा उत्साह महसूस करते हैं आप? ये जो अभी लॉस हुआ इतना पॉलिटिकली, अभी उत्साह है या अभी थोड़ा असमंजस, कंफ्यूजन है? अभी ग्राउंड पे किस तरह की बज है? नहीं, कार्यकर्ताओं में कोई किसी तरह की कोई निराशा नहीं है। कार्यकर्ता पूरी उत्साह से उपचुनाव को लड़ाने का काम करेगा और हमारे नेता ये रणनीति बना रहे हैं। और हम, आप देखिएगा, आने वाले नहीं, आपका वाला तो उत्साहित है, उसका उत्साह समझ में आता है, इनका वाले का डाउन है। नहीं, डाउन किसी का नहीं है, सबका अप है। अभी तो आप कह रहे थे कि इनके आपस में लड़ने से नुकसान हो रहा है। 2 सांसदों की पार्टी, आप नसीहत दोगे इनको जिनके 242 सांसद हैं? निश्चित रूप से पार्टी को, संगठन को नुकसान होता है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, बड़े नेता सारे बैठ के इसका हल निकालेंगे। और ये कहीं कोई कारण, कोई गिनती नहीं भाई साहब, 2 MP हैं और आपको बैठा के कैसी नसीहत दे रहे हैं? मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है आपके लिए। नहीं, क्या नसीहतें दे रहे हैं अजय वीर कुछ नहीं, ओमवीर सिंह मतलब देख रहे हो, कोई नसीहत नहीं दे रहे हैं, कोई नसीहत। 244 लिए बैठे हो और अगले आदमी के पास 2 हैं, ऐसे आपको नसीहत दे रहे हैं जैसे वो आपके पेरेंट। हमारे पार्टनर हैं लोकदल हमारे। ये नौबत आ गई यार। नहीं, कुछ नहीं, गारंटी वाले आपको नसीहत दे रहे हैं। मुझे ये दुख है इस बात का। बार मैं उस बात को कहूंगा। ये देखो, मतलब लखनऊ में मंत्री, दिल्ली में मंत्री, सब लिए हैं और आपको नैतिकता का ज्ञान भी करा रहे हैं। कहीं नहीं, नैतिकता ऐसी कुछ बात ही नहीं कह रहे। वो तो आप अपनी तरफ से ठीक है, आपको नहीं बुरा लगा, कोई बात नहीं। मुझे क्या, वो तो आपके लिए क्या क्या नहीं बोले, सबने सुना। यही है, बर्दाश्त करना पड़ता है जब आप अपने घर में झगड़ा होता है। तो कोई झगड़ा अभी सब एक रहते तो अभी मुंहतोड़ जवाब आप नैरेटिव्स बना रहा है, सेट कर रहा है। क्योंकि अब देखिए, अच्छा दुबे जी आ गए, दूसरे राउंड में देंगे। हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, बुलाइए उनको। ये पहले कह के आप दबाव बना रहे हो उनको। दुबे जी, स्वागत है आपका। ये क्या चल रहा है लखनऊ दिल्ली के बीच सर? मीडिया मास्टर, एक तो आज आपने, मैं आपके साथ अक्सर बैठता हूँ, मेरा सौभाग्य है ये, लेकिन आज आपने जो प्रोमो दिया है, मतलब मेरे से पत्रकार को साधुवाद आपको। और मैं, और जिस हिसाब से आज खेल रहे हो आप। अरे नहीं सर, अद्भुत। क्यों तो झगड़ा कराओगे? मेरा दोस्त है सब मेरे। अब मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। मीडिया मास्टर है क्या? असल में कई बुखार उतरे हैं। आएगा तो मोदी ही का बुखार उतरा, 400 पार का बुखार उतरा, और जो उत्तर प्रदेश के और तमाम चीज़ों के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम 80 से नीचे आ ही नहीं रहे थे। जीतेंगे तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे, उनका भी बुखार उतरा, थोड़ा बहुत उतरा। अब है क्या मीडिया मास्टर, लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, मैं अपनी बात ही कह रहा हूँ। ये जो टीस है मनोज सिन्हा के समय की, जिस समय पर
विश्व गुरु थे और अमित शाह जी एकदम चाणक्य के रूप में एकदम ख्याति प्राप्त हो गए थे, तब ये लोग चाह कर भी मनोज सिन्हा को उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं बना पाए और मुकद्दर में योगी जी थे। अब योगी जी के मुकद्दर में ये बता था। और देखिए दोनों का एक स्वभाव क्या है, एक विश्वगुरु हैं, भगवान है राजनीति के, और दूसरे संत हैं, और वो बुलडोजर की उनकी विश्वव्यापी मांग है ही है। दोनों के अंदर अहंकार भी है, जिद भी है और महत्वाकांक्षा भी है, होना भी चाहिए राजनीति में है कोई। अब है क्या स्थिति, जब ये बना, अब आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ और लखनऊ में क्या हुआ। इमीडिएट बॉस सबसे बड़ा बॉस होता है, और इमीडिएट बॉस है योगी जी। दोनों डिप्टी सीएम के इमीडिएट बॉस योगी जी हैं, दिल्ली नहीं है। अब दिल्ली पे आप दौड़ दौड़ के पहुंच जाओ। अब एक चार्टर यही खड़ा हो जाना चाहिए लखनऊ में, यहीं पर दोनों के घर के बाहर, उठाए तड़ से दिल्ली, उठाए तड़ से उसमें लखनऊ। ये काहे तेल खर्च हो रहा है, कुछ या तो मुंह में चल जाए। अखिलेश यादव ने ट्विटर पे लिखा है, शुरू कर रहा हूं मैं नड्डा जी, इंटरसिटी है, शंटिंग हो रही इधर से उधर। अच्छा, ये मैंने नहीं पढ़ा। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मनोज ब्रजेश भैया जी, मीडिया मास्टर, यहाँ पर नड्डा जी आए, यहाँ पर के वो संतोष जी आए, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। यहाँ पर कोई ऐसा संगठन का बड़ा नेता संघ का और इनका नहीं है जो अभी आना चुका हो 1 महीने में। अब उसके बाद स्थिति क्या बन रही है। और एक बड़ी बात देखिए, इन घटनाओं, ये दोनों डिप्टी सीएम नहीं जा रहे, न जाएं। योगी जी 8 मंडलों का बाकायदा निरीक्षण कर चुके हैं, विधायकों से बात करके। कोई वो सीएम आए ना आए, डिप्टी सीएम, देखिए वो निरीक्षण कोई मामूली थोड़ी है, वो विकास का थोड़ी है। अच्छा, इस असंतोष का मैं एक मुख्य कारण अब आप शुरू करिए। अनुप्रिया इस असंतोष का मुख्य कारण है कि एक संदेश चला गया है कि अधिकारी ही सरकार है और कार्यकर्ता बीजेपी का महत्वहीन है। अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, टीवी चैनलों पे मुंह एक लाइन में यही है कि अधिकारी सरकार है, कार्यकर्ता महत्वहीन है। मैं बात कर लूं, थोड़ा सा बता दूं, निवेदन कर लूं। मैं कह रहा हूं संतोष और नड्डा की बात जान दीजिए। आप देखिए, अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए, संजय निषाद को देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, रमेश मिश्रा को देख लीजिए, फतेह बहादुर को देख लीजिए, आप वो मोती सिंह को देख लीजिए। एक नहीं, कम से कम कितने, और 2-3 सांसद जो नीट पे दिए। अच्छा, योगी जी पर क्या प्रेशर है, सुनिए आप योगी का प्रेशर। इन सबका प्रेशर जो हमने नाम गिनाए हैं, उसके अलावा नीट का प्रेशर, सूरज भोले जाटव का प्रेशर, और उसके बाद जो ये असंतोष का प्रेशर। तो योगी जी ने भी कहा कि अब ठीक है, अब सारे प्रेशर, हम संत आदमी हैं, हमें कोई रोड ड्रेस तो बदलनी नहीं है। वे भगवा यहाँ भी है और भगवा यहाँ भी है। आपसे मैंने 2 सवाल आपसे रखे, तो हम आप लड़ाई लेते तो ये पॉलिटिकल अधिकारियों के मसले पे, और दूसरा क्या सिस्टमेटिकली योगी आदित्यनाथ को कमजोर किया जा रहा है? बेशक ये अधिकारी बिल्कुल योगी जी के नियंत्रण में नहीं है। एक अलग का वो है, अलग एक होता है ना कि सिस्टम में अलग बढ़ना। ये बलिया की घटना कोई मामूली घटना है। सूरज जाटव की इतनी बड़ी घटना हो गई, योगी जी की चलती तो 10 फीट वहां गहरा तालाब खुदवा देते, मछली परवा देते, लेकिन नहीं होने दिया गया। नहीं होने दिया गया तो कहीं ना कहीं डिमोलाइज तो आदमी होता है, और डिमोलाइज होता है तो आदमी सड़क पे आता है कि देखिए योगी जी में क्षमता थी, उनका मन था, उन्होंने मुख्तार अंसारी को दिखा दी, कहां पे कहां पहुंचा दिया, अतीक को कहां पे कहां पहुंचा दिया, बुलडोजर को विश्वव्यापी बना दिया। तो अब क्या है, लोगों को लगा। और फिर जब भी चुनाव हुए हैं एमपी के, योगी जी ने अपने क्षेत्र में सबको बोलबम करा दिया, और यहां पर लोग एकदम बेचारे, कहां बनारस देश में सबसे ज्यादा जीतने वाली सीट होनी चाहिए थी, जो बस जीत गई। तो क्या इसका दर्द मोदी जी को नहीं है? क्या इसका दर्द शाह जी को नहीं है? यही दर्द तो मुझे एक बात बताओ, एक लाइन में ये बात बताओ, ये जो असंतोष है या जो आपसी कलह कलेश मनभेद मतभेद, जो भी आप इसको शब्द देना चाहें, एक टेलीफोन पे रुक सकता है, क्यों नहीं रुक रहा है? नहीं रुकेगा। अंदर टीस इतनी बैठ गई है। और महत्वाकांक्षा, जब इस प्रदेश में आदमी चुनाव हारने के बाद डिप्टी सीएम बन सकता है, तो आदमी फिर सीएम भी बन सकता है, फिर आदमी बैकवर्ड के नाम पे सीएम भी बन सकता है। जब आदमी एक चुनाव हारने के बाद, विधानसभा हारने के बाद डिप्टी सीएम बन सकता है, तो बैकवर्ड के नाम पर सीएम भी बन सकता है। और ये चीज दिमाग में बैठी हुई है, और ये चीज दूसरे डिप्टी सीएम पे भी बैठी है। भाई वो भी तो जान रहे हैं कि कहां से वो कैबिनेट के बाद सीधे डिप्टी सीएम हो गए। वो कैबिनेट के बाद सीधे आपको क्या लगता है
तो देखिए ये सबके असंतोष, लिए कलह, तारीफ है। मतभेद, मनभेद, ये कुर्बानी मांगता है। कुर्बानी हो चुकी है, कुर्बानी हो चुकी है। और 10 चुनाव जो आ रहे हैं ना, 10 चुनाव जो अभी उपचुनाव आ रहे हैं, इसमें रिजल्ट आ जाएगा। वो घोसी वाला उपचुनाव होगा, घोसी वाला उपचुनाव होगा ब्रिजेश मीडिया मास्टर। कुर्बानी इन्होंने खुद ही लोग तैयार हो गए। ये सब बकरियां और भेड़ इकट्ठा कर लिए हैं, सबके पास वो जो आती चुरानी बकरीद वाली, वो सबने अपना थैंक यू दुबे जी। मैं संजय सिंह जी को इनवाइट करता हूं, बहुत शुक्रिया। आनंद आएगा। ये क्या तो सब बोले जा रहे हैं, ये सब विपक्ष के इशारे पे बोल रहा होगा। देखिए ब्रजेश जी, उनका किससे तो शुरू करिए? नहीं, उनका तो काम ही है। अब आप हमें टाइम देंगे तो हम बोले, क्योंकि इतने सारे सवाल हैं, उसके लिए 3-4 मिनट का तो समय चाहिएगा हमें। तो देखिए, ये तो विपक्ष का नैरेटिव है ही झूठ को खड़ा करना। अब एक नया झूठ पकड़ लिया है। अभी तक झूठ के आधार पर इन्होंने चुनाव लड़ा। अब उस झूठ का पानी, अभी एक हाँ हमारे बड़े भाई सुशील दुबे जी ने कहा, भाई साहब ने, कि ये बुखार नहीं उतरा है। बुखार नहीं सुशील भाई साहब, ये जो झूठ का नैरेटिव गढ़ा गया था सपा और कांग्रेस के द्वारा, इंडी गठबंधन के द्वारा, उस झूठ के बाढ़ का पानी उतर रहा है अब धीरे धीरे। ये सब एक्सपोज होने जा रहे हैं। तो उस कौन एक्सपोज हो रहा है? नहीं, ये सपा बस, ये आपस वाले या ये इंडिया अलायंस। अभी देखिए, इनके सामने भी बहुत बड़ा संकट है। अभी तो ये कबड्डी खेलने के मूड में बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने बड़ा भारी तीर मार लिया, मोदी जी को तो रोक नहीं पाए बनाने से। ये हताश तो ये है, इनकी हताशा को तो कोई पैमाना नाप नहीं रहा। आप किसी दिन इनकी हताशा पे भी एक दिन शो कर लीजिए ना, कुछ ऐसा आपके यहाँ से हो तो हम कर लें। ये कितने हताश और निराश है। तीनों लोग एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचाएं, मुस्कुराएं, मिलें। कांग्रेस उस दिन मैं सुशील दुबे से पूछ लूंगा। जो भारत में राज करने का अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थी, वो कांग्रेस 3 टर्म पैदल हो जाएगी। इससे बड़ा क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए? दूसरी बात, नहीं उमाशंकर जी, अभी सुनिए, आपने एक आरोप लगाया कि आप किस गुट के हैं। आप ये बता दीजिए, आप प्रियंका गुट के हैं कि राहुल गुट के हैं? दूसरी बात, एक सवाल आया कि अहंकार की बात। अरे भाई, अहंकार के चलते तो राहुल गांधी के अहंकार के चलते तमाम कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए। आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं अहंकार का। तो ये जो नाराज लोग हैं, इनको बिठाओ जरा, नहीं, बात कोई करो। नाराज नहीं ब्रजेश जी, वैसा कोई, हम बार बार कह रहे हैं। अब आप बोलते हैं, देखिए, अब आप सीनियर एडिटर हैं, आप कुछ भी बोलते रहिए, तो हम उसका कोई क्या, उसका जवाब थोड़ी दे सकते हैं। चिट्ठी गलत लिख रहे हैं लोग। कौन? ये रमेश मिश्रा फिर कह रहे हैं कि अब 27 मुश्किल है। बीजेपी अगला आदमी 3 बार नहीं, देखिए, और रही बात, योगी जी को कोई कमजोर नहीं कर सकता। योगी जी स्वयं एक संत है, संत की आध्यात्मिक ताकत बहुत बड़ी होती है। योगी जी को कोई राजनीतिक वोल्टेज क्यों कम करते, बढ़ाते? कोई कम नहीं हो रहा। अभी देखिएगा आप उपचुनाव देखिए 10 विधानसभा का बलिदान होगा। नहीं, बलिदान नहीं, ये सब भाग खड़े होंगे इंडिया अलायंस वाले। और आप क्या जो झंझट मचाए हो? नहीं, कोई झंझट नहीं। फिर बार बार आप करते रहेंगे तो उसका हम क्या बार बार जवाब दें? गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं, हम गुस्सा नहीं हो रहे। अब आप इरिटेट हो रहे हो थोड़ा? नहीं, विचलित नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। नहीं, आप समझ सकते हैं जब सारे लोग बंदूक लेके खड़े। नहीं, ठीक है, वो तो देखिए, एक पूरा एक इकोसिस्टम अटैक कर रहा है भाजपा के ऊपर, तो ठीक है, अटैक करता रहे। घर में झगड़ा ना होता तो कहां बंदूक लेके आते? कोई झगड़ा नहीं है। ये तो इस इकोसिस्टम में जो कुछ भी है उसके द्वारा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखो, बंदूक इनके पास थी, गोली आप देखिए, अब उनको डर है कि इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। एक बात हमें और कहने दीजिए कि इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि साहब हम 8,500 रुपए डेली महीने में देंगे, आप संविधान खतरे में है। देखिए, ये अब चुनाव के ये मुद्दे नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश, तो समझ में आता है, तो आपस में ये संरक्षण। दूसरा, एक हमें एक बात, 10 सेकंड, हमें एक बात की घोर आपत्ति है। ये जो पीडीए अलायंस है, इसमें जो 25% सवर्ण है, उसको क्या फांसी पर लटका दिया क्या आप लोगों ने? उसको कहां आपने बहिष्कृत कर रखा भाई? 25% कहां है? अरे सवर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर 25% नहीं है। ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ सब मिला के जोड़ लीजिए आप, 25% है सवर्ण। तो क्या आपने सवर्णों का बहिष्कार कर दिया है? तो क्या 75% का आपने बहिष्कार किया है? इस बात को कहेंगे कि पीडीए बना के ब्राह्मणवाद के नाम पर सवर्णों को आपने बहिष्कृत कर दिया है? आप इस जात का जवाब दीजिए। आप 25% है, ब्राह्मणवाद के नाम पर आप सवर्णों को अपमानित करेंगे? जवाब दीजिए इस बात का आप। आज मैं
संजय सिंह जी का बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। ये तो चलिए, आपके जाल में इन्होंने मान लिया कि पीडीए अलायंस, चलिए आपने मान लिया, नहीं आपने मान लिया कि पीडीए, आप पॉलिटिकली गलती करके आपने मान लिया पीडीए इंडिया के साथ, ये आज आपने मान लिया 75% का ये मतलब मैं आपका आप आभार 25 प्रकट की लड़ाई करना लड़ रहे चाहता हो। हूँ, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और बैसाखी की सरकार, इनको मुबारक हो, इनको बारंबार मुबारक हो इस तरीके की सरकार। और देखिए अभी आदरणीय मनीष भाई ने कहा, आपकी दिलचस्पी है क्या इनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने में? नहीं हम तो क्यों इस तरह के रोज रोज प्रस्ताव देते हो कि इनके यहाँ झगड़ा हो? सरकार अपने आप से गिरने जा रही है, इनके अंदरूनी तरह से गिरने जा रही है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता रहा हूं संजय भाई, मैं आपको बता दूं संजय भाई, देखिए आप बोले थे संभालिए। अच्छा आप कहेंगे आज अपना समय आपको दे देंगे क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ है, आप हमारी बात बोल रहे हो। मनीष जी ने, आदरणीय मनीष अग्रवाल जी ने कहा कि डिप्टी सीएम के हारने के बाद भी उनको जो है केशव प्रसाद मौर्य जी को डिप्टी सीएम बनाया। उनका एनालिसिस हो सकता है, तो इसमें आपको ऐसा डिप्टी सीएम किस काम का जिसका अपना सामंजस्य जो है अपने सीएम से ना हो, जो उत्तर प्रदेश की जनता का काम कराने की स्थिति में ना हो। अभी आपने कहा तो कि ये प्रस्ताव का टोकरा लेके क्यों खड़े रहते हो? मैं भी प्रस्ताव पे भी आऊंगा। अभी हिंदुत्व के नाम पे आपने कहा कि सीएम चेहरा, अब हिंदुत्व के नाम पे तो उत्तर प्रदेश की महान जनता ने नकार दिया उनको, और केंद्र भी देख ले कि किसी काम के रहे नहीं। अब बाबा जी हिंदुत्व चेहरा लेकर के इनका हम आगे है, अब वो भी किसी काम का नहीं रहे। अरे हम अयोध्या पूरा मंडल हम जीते। आप इनके प्रस्ताव को लेके सीरियस हो या फिर इनके साथ आप छेड़खानी कर रहे हो? नहीं, हमने तो देखिए, हमने एक मानसून ऑफर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, लेकिन जिसके लिए भी मानसून ऑफर, तो बताओ किसको? अरे जिसके लिए भी दिया, जो संटिंग कर रहे हैं लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। मैं आऊंगा मास्टरी किसी की और कर कौन रहा है? आपकी होती रहती नहीं, वो किसी काम के नहीं है ना। अभी उसको मैं एक चीज और बता दूं, अभी वो जैसे हमने मानसून ऑफर दिया लेकिन कुछ कर नहीं पाए, तो इसको हम बढ़ा करके अभी जो है विंटर डिस्काउंट भी कर रहा है। विंटर तक भी उमाशंकर पांडे को स्क्रीन पे लाया जाए। बताइए भाई पांडे जी, ये तो कह रहे हैं कि ये सब आपके ही किया धरा है। नहीं, हमारा नहीं, जनता का बोला तो अभी संजय सिंह ने, जनता का किया धरा है। जनता ने इनको हराया और इनकी लड़ाइयां सवर्णों को फांसी पे लगवाओगे? जनता ने इनको हराया और इनकी लड़ाइयां बाहर आ गई। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं ब्रजेश। आज तक केशव प्रसाद मौर्य जी के लोग और योगी जी के लोग आपस में डंडे और जूते गिनते हैं, जो जिसका जिक्र सुशील दुबे जी कर रहे थे कि जूतन पैदा हुआ था, आज तक वो गिने जा रहे हैं कि केशव मौर्य के लोगों ने ज्यादा मारा था या योगी जी के लोगों ने ज्यादा मारा था। ये टीस है, और इस टीस को योगी जी ने बाद में उतारा था जब वो नेम प्लेट तोड़ दिए गए थे, पैरों से नेम प्लेट रगड़े गए थे। बहुत पुरानी बात। फिर केशव मौर्य ने पत्र लिखे, ये सारा सब कुछ चल रहा था। अभी एक बात मैंने संजय सिंह की सुनी तो बेचारगी बहुत स्पष्ट दिखी जी। अभी संजय जी ने कहा कि अब तो केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी आ गया अखिलेश यादव जी के उस पर, अब तो क्लियर हो गया। इसका मतलब कि अखिलेश यादव जी ने जो ऑफर दिया था वो बिल्कुल सही जगह गया था। उस ऑफर में कांग्रेस भी शामिल है। मौर्य जी ने पूरा विचार किया, अब जाके जवाब दिया है, अब जाके ये कह रहे नहीं, अब तो ट्वीट भी आ गया केशव मौर्य का, अब कोई बात नहीं है। मतलब ये कि अखिलेश जी का ट्वीट पर बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है। और आपने कहा कुर्बानी लेगी, बिल्कुल लेगी। कल्याण सिंह की कुर्बानी हुई, राम प्रकाश गुप्ता जी की कुर्बानी हुई, आगे किसकी कुर्बानी होगी? राजनाथ सिंह ने कुर्बान किया? नहीं, राम प्रकाश गुप्ता जी की कुर्बानी हुई, उनको हटाया गया, राजनाथ सिंह जी को लाया गया। और दोनों खेल के खिलाड़ी राजनाथ सिंह जी थे, आप इस बात को भूल नहीं सकते। कल्याण सिंह के मामले में भी, राम प्रकाश गुप्ता जी के मामले में भी लाभार्थी राजनाथ सिंह जी ही थे। तो ये लड़ाई, और राजनाथ सिंह और योगी जी में 36 का आंकड़ा है, ये किससे छिपा हुआ है? नए प्लेयर क्या आप आदमी बात कर रहे हैं बैठ के टीवी चैनल पे? नहीं, क्या राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं भाई उमाशंकर जी? सुशील दुबे जी बैठे हैं, बड़े पत्रकार हैं, और आप भी बड़े पत्रकार हैं। अपना घर देखिए ना, कल्याण सिंह को त्रिगुट ने मिलके निपटाया नहीं था? राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, हाँ, ये सारे लोगों ने, तीनों ने मिलकर, टंडन जी, कलराज मिश्रा और राजनाथ सिंह ने मिलकर पार्टी छोड़ने को मजबूर कर दिया अटल जी से भिड़ा के। विजय बगड़ा जी के साथ क्या हुआ? आप कहाँ, आप इनका पुरानी चीज याद दिला, अपने लिए स्कोप कहाँ तलाश रहे? आप अपना ये एक ऐसी सरकार, देखिए हमारा कंसर्न कितना है, झगड़ा क्यों हो रहा है? देखिए हमारा कंसर्न क्या है कि एक बहुमत की सरकार है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं,
भूखमरी से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री लग नहीं रही है, और ये सरकार आपस में बंदरबांट कर रही है, मलाई खा रही है, सत्ता की राजनीति कर रही है। एक योगी, उनको सत्ता से क्या लेना देना? योगी हूं भैया, भगवा पहना है, योगी बन के सत्ता की मलाई भी खाना है। और केशव मौर्य लड़ना भी है। ओबीसी के खिलाफ इतना बड़ा घोटाला हुआ शिक्षक भर्ती में, 69 शिक्षकों को आज तक उनका ओबीसी के छात्रों को आज तक उनका अधिकार नहीं मिला। क्या कर रहे हैं केशव मौर्य? ये जो बंदर बांट है ये बंद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। मनीष अग्रवाल जी, मुझे आप बताइए कि ये वक्त है जब विपक्ष से बीजेपी को लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 2027 की लड़ाई भी उतनी ही बड़ी है जो 2024 की थी। सब इकट्ठा होकर विपक्ष से लड़ने की बजाय ये आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, या फिर वाकई में कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश है? देखिए, इंटरनल डिफरेंसेस तो हैं। जब कोई हार होती है तो उसकी किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और ये बीजेपी में ही नहीं, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हर पार्टी में ऐसा समय समय पे होता रहा है। लेकिन जितनी जल्दी बीजेपी इसको रेक्टिफाई कर लेगी, इसको करेक्ट कर लेगी, तो कैडर में एक अच्छी मैसेज जाएगी और उनको, लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ, डिफरेंसेस होते हैं लेकिन जल्दी सॉल्व होने चाहिए। दूसरी चीज़, समाजवादी पार्टी के मित्र, मेरे प्रवक्ता ने कहा कि ये मेरा नाम लेके कहा, इसलिए मैं इनके बात का जवाब देना चाहूँगा कि 12 से 17 के बीच में भी पूरा उत्तर प्रदेश जानता था कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री थे। आज अगर ये कह रहे हैं कि केशव जी डिप्टी सीएम होने के बाद भी उन्हें डिप्टी सीएम का दर्जा नहीं मिल रहा, तो उस समय भी पूरा उत्तर प्रदेश जानता था। सब कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 4 सीएम हैं, 4.5 सीएम है, 5 सीएम है। जब बड़ी पार्टी एक है, नहीं, अभी क्या पोजीशन? अभी तो मुझे लगता है एक है, तो ये बाकी बनने के लिए लड़ रहे ये हैं। डिप्टी सीएम हैं, इनका अपनी जिम्मेदारियां दी गई हैं, इनके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी पे स्वास्थ्य जैसा विभाग है, पूरा प्रदेश उसी पे निर्भर करता है। विभाग की अपनी डिफरेंसेस क्यों बढ़े, आपको कारण क्या लगता है? हार है या कोई और वजह? ये डिफरेंसेस चुनाव की हार की वजह से है कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। सबको अपने अपने क्षेत्र में जाके ये बताना पड़ेगा कि जिन क्षेत्रों के वो प्रतिनिधि हैं, जिन क्षेत्रों में चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, वहां पे हार क्यों हुई, इसकी एनालिसिस रिपोर्ट उन्हें पार्टी को देनी पड़ेगी। ऑलराइट, मैं अजय वीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल से। अजय जी, आप मुझे बताइए कि अब एक तो बाई इलेक्शन आपके सामने है, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, एक तो उसकी तैयारी है, फिर ये विपक्ष ने जो 2024 के चुनाव से ये जो ताकत अर्जित की है, उस ताकतवर विपक्ष से आपको लड़ना भी है। तो अगर यही वातावरण रहा तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? और दूसरा, एक संदेश चला गया है कि अधिकारी ही सरकार है, कार्यकर्ता महत्वहीन है। जैसे देखिए, विपक्ष पे अपने एमएलए तो रुक नहीं रहे हैं, इनके विधायक मुख्यमंत्री जी से मीटिंग कर रहे हैं, लोकसभा में इनका विरोध कर रहे हैं, और इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि उनको पार्टी से निकालने का काम करे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम करे। विपक्ष सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम कर रहा है, और मानसून ऑफर और क्या क्या वो बातें कर रहा है। विपक्ष से हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चल रही है, 2027 तक चलेगी, और ना केवल 2027 तक बल्कि 2027 के बाद में भी योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। जहां तक उपचुनाव की बात है, उपचुनाव में हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, और 10 की 10 सीट जीतने का काम एनडीए करेगा, मैंने पहले भी कहा है। और जो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो चरम पर है। लोकसभा में भी जरूर विपक्ष ने कुछ भ्रमित करने का काम किया था, कुछ झूठ बवंडर फैलाने का काम किया था कि एनडीए की सरकार बनेगी तो संविधान बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर होना है, और योगी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसके जो कार्य हैं उसके ऊपर चुनाव होना है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, इस पर उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता 10 की 10 बाई इलेक्शन में एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम करे, बशर्ते कि बीजेपी ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाए। आएगी वो, कोई ऐसी बात नहीं है, आपस में बैठ के सब बात हो जाएगी। और ये जितनी खबर है ये मीडिया में ज्यादा फैलाई हुई बात है, बीजेपी के अंदर ऐसी कोई बात है नहीं। एक मदद कर सकते हो संजय सिंह की? जी, अरे आप भी पंचायत के चौधरी बन जाओ, सेटलमेंट करा।
क्या ब्रजेश जी, आप भी संजय सिंह जी की पार्टी और संजय सिंह की खुद संघ का संगठन समर्थ है इन सबको निपटाने में। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की बातें ये मीडिया फैला रहा है उस तरह की नेताओं में कोई आपस में बात है नहीं, आपस में सामंजस्य बैठेगा और निश्चित रूप से 10 की 10 विधानसभा जीतने का काम करें। कितने पे लड़ रहे हो? हेलो, कितने पे लड़ रहे हो आप? हम 10 पे एनडीए लड़ रहे हैं। अरे हैंडपंप कितने पे है? 10 की 10 सीट वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे नेतृत्व बैठ के तय कर लेगा, लेकिन हम 10 की 10 सीट एनडीए पे लड़ेंगे और 10 की 10 जीतने का काम करेंगे। क्यों, एक ही सीट तो मीरापुर आपके पास है, और क्या है आपके पास? हमारे पास 10 सीट हैं और 10 की 10 एनडीए की। वो तो उनके साथ भी आप यही कह रहे थे, सपा वालों के साथ। सपा वालों के साथ जब हम थे, सपा वालों के साथ हम लड़े, तब सब उनकी सीट बताते थे, अब इनकी सीट बता रहे हो। कल को क्या गारंटी है? इनसे भी पूछ लीजिए, सब आप कांग्रेस मित्र बैठे हैं। भाई दुबे जी, दुबे जी आप मुझे बताओ दुबे जी कि अब आगे का माहौल क्या होगा? क्या दिल्ली इस इशू का निपटारा करेगा या फिर ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट बीजेपी की अभी कंटिन्यू रहेगी और ये कुछ बड़ा नुकसान बीजेपी का करेगी? मीडिया मास्टर, ये आप जान लीजिए, आपने अगर 2-3 डिबेट ऐसे और कर दी हंसते हंसते, तो योगी जी हैं मठ के प्रमुख, बड़े संत हैं, भगवा धारण करते, हिंदू आज तो आप मेरे ही पीछे। कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 बड़े नेता यूपी के डिप्टी सीएम लेवल के निपट ना जाए, बर्खास्त ना हो जाए, संकट में ना आ जाए, और 2-4 कहीं नए डिप्टी सीएम ना बन जाएं। अरे भाई, योगी जी भी जब इसकी आर पार, जब राजनीति में आर पार होता है, तो कहीं योगी जी नए दलित और आती बैकवर्ड और संजय सिंह जी टाइप के जो सीनियर लोग हैं, इनको कहीं डिप्टी सीएम न बना दें। वो तो मुख्यमंत्री है, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको याद है ब्रजेश जी ने, पाठक जी ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि वो योगी जी को आदेश वापस लेना चाहिए जो हूटर वाला था और वो लाल बत्ती वाला था। तो ऐसे तो बीसीओ आदेश किशोर मौर्य बोल चुके हैं योगी जी। नहीं, अभी तो ब्रजेश पाठक जी ने कहाँ गए? वो फूल मंडी वाला, मुझे अभी संजय सिंह बता जिक्र कर रहे थे कि वो तो पहले ऑर्डर था। फूल मंडी वाला विषय कितना बड़ा है भाई? डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये आश्वासन दे रहे हैं नहीं गिरेगी मंडी, और संजय सिंह बता रहे हैं कि 2 घंटे बाद बुलडोजर चल गया। मंडी 20-22 साल खत्म हो गया, उसको एकदम निशान मिटा दिया, एकदम कुकरेल पुल की तरीके से उसका भी निशान, कुकरेल पुल की अकबर नगर तरीके से वो भी एकदम निशान ही खत्म हो गया। अब वहां पौधारोपण हो जाएगा। हम दूसरी बात ब्रजेश जी कह रहे हैं आपसे, आप बहुत सीनियर, आपने वक्त देखा है। राजनीति में एक वक्त होता था उपमंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट, तो राजनीतिक दाऊद होते थे। सीएम की तो बात ही छोड़ दो, बगुड़ा जी से लेके मैंने तिवारी जी से लेके क्या स्टाइल वर्ल्ड। अरे सीएम साहब का मतलब भगवान। अब तो नकली, अब तो एक दिन विधायक बनता है, अगले दिन वो सीएम बन जाता है, एक दिन वो नकुल दुबे जी टाइप के लोग मंत्री विधायक बनते हैं, 8 विभाग के मंत्री। अब ये सब राजनीतिक सुस्ता, नैतिकता खत्म हो गई है। इसको योगी जी को चाहिए। और एक बात और बोल दूं ब्रजेश जी, चाहे 10 जीत जाए योगी जी, चाहे 10 हार जाए, चाहे योगी जी 27 जीत जाए, 27 हार जाए, योगी जी को कोई छू नहीं पाएगा। सीएम यूपी आदित्यनाथ को कोई छू नहीं पाएगा, ये आप तय मान लीजिए। ये किसको कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, किसको कह रहे हो ये? अरे मतलब हम, अरे मेरी हैसियत है, मैं ब्रजेश पाठक, 12 समाचार आवाज में आपसे कह रहा हूं कि आपकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। जो कान के कमजोर होते हैं वहां भी आवाज जाती है। ओके, जो आप आवाज आपकी जाती है, जो लोग सुन नहीं पाते हैं, आप पाठक और मिश्रा में डिफरेंस नहीं, भारत समाचार की आवाज वहां तक जाती है। ओके भाई संजय सिंह जी, ये क्यों इस तरह की बात लोग बोल रहे हैं? देखिए ब्रजेश साहब, हम बार बार बोल चुके हैं, देखिए ये नैरेटिव एक इकोसिस्टम का है। अब वो इस इकोसिस्टम को मालूम है कि जो झूठ बोला था, जिस नैरेटिव को गढ़ के जो एक पहाड़ खड़ा किया था, एक जो बाढ़ लाए थे पानी की, वो सब उतर रहा है। तो एक नया कुछ गढ़ लो कि भाजपा के ऊपर ही तो लगाए, तो ये नैरेटिव तोड़ दो, एक साथ फोटो खिंचा लो। कुछ नहीं, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। दूसरी बात, अभी जो कुर्बानी की बात आ रही थी,
जरा गांधी परिवार से पूछ लीजिए कितने बड़े बड़े नेताओं की कुर्बानियां ली हैं। एक झटके में सरकारें इनमें बदल से देते किससे थे। ज्यादा नाराज और होकर उत्तर प्रदेश, अगर एक से मौका दूं कि जी। इनमें से किसी एक को किससे ज्यादा तो नाराज? नहीं, हम किसी से बड़ा सब फ्रेम खोलो हमारे जरा। मित्र, देखिए खोलो बड़ा लोकतंत्र फ्रेम। में देखिए इनमें से किससे सुनिए, ज्यादा सुनिए, नाराज हो? सब अपने मित्र हैं, सब अपने मित्र हैं, हमारे जितने उनको तो प्रवक्ता बाद में बैठे, सेटल सुनिए, करेंगे। अपने सब इनमें वो किससे है, हो? लेकिन वैचारिक 10 मतभेद सेकंड है, में उसकी लड़ाई सर होती अब है। समय समाप्त है सर, धन्यवाद उसकी है, लड़ाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे भी बेहतर होगा। नमस्कार।